नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुपथ में। मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका टॉपिक चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज़ों के बारे में, उससे पहले पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में, इन कंपनियों के बारे में हमने विशेष रूप से पढ़ा था कि किस तरह से भारत में ये सारी कंपनियाँ आती हैं और सर्वाइव करती हैं। उसी संबंध में आज फ्रांसीसी कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी जब भारत में व्यापार की दृष्टि से आते हैं, तो जब फ्रांसीसी आते हैं उस समय फ्रांस का शासक कौन होता है? फ्रांस का राजा होता है लुई 16वां, नहीं लुई 14वां होता है। फ्रांस का राजा लुई 14वां होता है। और इसी क्रम में यहाँ इसका एक प्रधानमंत्री होता है जिसका नाम होता है कोलबर्ट। और कोलबर्ट जो होता है, इसी के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी को जो है व्यापार की दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और विशेष रूप से भारत भेजने के लिए ये कोलबर्ट जो है विशेष प्रभावित करता है इस कंपनी को, और भारत के साथ व्यापार से जुड़ने के लिए ये प्रयास करता है। और 1664 ईस्वी में इसी के प्रयासों से इस कंपनी की स्थापना होती है। आपने पढ़ा पिछले वीडियो में कि 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और उसी संदर्भ में लुई 16वां जिस समय शासक होते हैं, उसका प्रधानमंत्री होता है कोलबर्ट। वही जो है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करता है। और फ्रांसीसी जब भारत में आते हैं, अपना व्यापार जो है उसका विस्तार किस तरह से करते हैं, कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं, किन क्षेत्रों पर अपना कब्जा करने का प्रयास करते हैं, इस सब चीज़ों को जानने का हम प्रयास करते हैं। जब फ्रांसीसी भारत आते हैं तो अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित करते हैं। क्योंकि पता है आपको कि जहां अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, वहीं पे फ्रांसीसियों ने भी, अंग्रेजों ने पहले अपनी सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, वो 1608 में की थी, और इन्होंने अपनी 1668 में की। इस तरह से फ्रांसीसियों ने 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। और दूसरी फैक्ट्री अंग्रेजों ने मूसलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी, और ये 1669 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो इस तरह से इनके व्यापार का सिलसिला है वो चल पड़ता है। तो दूसरी फैक्ट्री इनकी जो है 1669 ईस्वी में, क्या नाम, मूसलीपट्टनम में स्थापित होती दूसरी फैक्ट्री 1669 ईस्वी में। फिर क्या होता है, एक 1669 में, फिर 1673 में एक व्यक्ति होते हैं, 1673 एक व्यक्ति होते हैं फ्रैंको, एक फ्रांसीसी व्यक्ति होते हैं फ्रैंको मार्टिन। ये क्या करते हैं, एक क्षेत्र, एक गांव, एक तरीके से वहाँ के स्थानीय सूबेदार जिसका नाम होता है शेर खां, उससे एक बस्ती गांव प्राप्त कर लेते हैं। और जहाँ पे जो है एक फ्रांसीसी बस्ती बसाते हैं, और उस फ्रांसीसी बस्ती को ही बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया है। पांडिचेरी। ये फ्रैंको मार्टिन जो है वहाँ के एक सूबेदार होते हैं जिनका नाम होता है शेर खां। इनसे जो है यहाँ से गांव प्राप्त कर लेते हैं, और उसी गांव में एक बस्ती स्थापित करते हैं। और उसी बस्ती की स्थापना के तहत जो बस्ती जो होती है, वहीं से अपना जो है व्यापार स्टार्ट करते हैं, और उसी को बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया था। और यहाँ पर पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिस तरह से 1961 ईस्वी में पुर्तगाली भारत से जाते हैं आज़ादी के बाद, उसी तरह से 1954 ईस्वी में भारत आज़ाद हो जाता है 1947 ईस्वी में, और 1954 ईस्वी में इस इलाके से फ्रांसीसी अपना अधिकार छोड़ते हैं। फिर उसके बाद में 1674 ईस्वी में, 1674 में एक जगह है चंद्रनगर, यहाँ पर जो है फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्री जो है बनाते हैं 1674 ईस्वी में। और यहाँ पर फैक्ट्री, चंद्रनगर जो है 1674 ईस्वी में कोठी यहाँ पर अपनी स्थापित करते हैं, व्यापारिक कोठी। यहाँ पे एक बस्ती बसाते हैं और यहाँ से अपना व्यापार संचालित करते हैं। और चंद्रनगर में 1674 में एक अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं।
उसी संबंध में कुछ और क्षेत्र इनके अधिकार में रहते हैं, जैसे माहे, जो मालाबार तट पे माहे और करिकल, ये कुछ क्षेत्र हैं जो फ्रांसीसियों के कब्जे में काफी समय तक बने रहते हैं। अब इसके बाद में हम एक चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो कर्नाटक युद्ध होते हैं वो किस तरह से, उनके बारे में जानेंगे। चलिए इस चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तीनों कर्नाटक युद्धों के बारे में। कर्नाटक युद्ध 3 होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, जिसके काल के बारे में बताया गया है कि उनका समय क्या रहता है। उसके बाद में कारण के बारे में बताया गया है, जो किस कारण ये युद्ध होते हैं। फिर संधि, किन संधियों के कारण की वजह से युद्धों का समापन होता है। फिर इसके परिणाम क्या निकलते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। पहला 1746 से 1748 ईस्वी तक, यानी कि 2 साल चलता है पहला कर्नाटक युद्ध, 1746 से 1748, याद रखें। फिर 1749 से 1754 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध, 1749 से 1754 तक। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक। फिर से एक बार याद करते हैं, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। आइए कारण में देखते हैं। कारण, जो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध, भारत में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष देखने को मिलता है, वो उसका कारण यहाँ से छिपा हुआ, तो ब्रिटेन में, यूरोप में होता है। ऐसा है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के संबंध में ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच में यूरोप में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। उसी कारण जो है, वही स्थिति, वही कारण की वजह से भारत में भी फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में युद्ध की स्थिति देखने को मिलती है, जो दूसरा पहला युद्ध होता है। इसका कारण ये रहता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। फिर दूसरा कारण, हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मसले पर विवाद। हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध भी होता है। ऐसा किसी भी राज्य का, कोई भी अगर राजा मर जाता है, उसके बाद में उत्तराधिकार की समस्या पैदा होती है, उसमें युद्ध आरंभ हो जाते हैं। कोई भी राजा हो, उसका उत्तराधिकारी अगर नहीं है, फिर किसको या तो फिर उत्तराधिकारी बनना है, इस संबंध में विवाद होना आसान सी बात हो जाती है। उसी प्रकार से हैदराबाद तथा कर्नाटक के बीच जो है उत्तराधिकार संबंधी युद्ध होता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, कर्नाटक, दूसरा हैदराबाद और कर्नाटक। और इनमें होता क्या है कि एक पक्ष, एक अंग्रेज और फ्रांसीसी इनका साथ देते हैं। एक पक्ष का साथ देते हैं अंग्रेज और दूसरे पक्ष का साथ देते हैं फ्रांसीसी। तो इस संबंध में क्या होता है कि इनके बीच में युद्ध की, संघर्ष की स्थिति बन जाती है। फिर उसके बाद में सप्तवर्षीय युद्ध, ये होता है, यूरोप में चल रहा होता है सप्तवर्षीय युद्ध। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यूरोप में 7 वर्षों तक एक युद्ध की स्थिति बनी रही, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये कारण रहता है चौथा, सप्तवर्षीय युद्ध। फिर उसके बाद में आते हैं संधियों के बारे में समझते हैं, किन संधियों के द्वारा इन युद्धों को समाप्त किया गया। पहला, एक्सला-शापेल संधि। एक्सला-शापेल संधि, पहले तो ये समझ लीजिए कि 1748 में संधि होती है, ये 1754 में होती है, और ये होती है 1763 में। 1763 में ये संधि होती है। इस संबंध में अगर देखें, जो पेरिस की संधि है 1763 में, कोई भी युद्ध समाप्त होता है उसी के बाद ही तुरंत संधि होती है। या तो युद्ध के कोई निर्णय निकलता है, परिणाम निकलता है हार या जीत में, या फिर उसकी संधि होती है, उसका टाइम जो है बाद का ही होता है। तो युद्ध चलता है 1746 से 1748, जाहिर सी बात है 1748 में संधि हुई होगी। फिर उसके बाद में युद्ध के समापन के बाद ही संधि होती है, 1749 से 1754 तक चलता है। फिर जो है 1754 में इसकी संधि होती है, द्वितीय जो है पांडिचेरी की संधि जिसको बोला जाता है। फिर तृतीय संधि 1756 से 1763 तक युद्ध चलता है, 1763 में संधि होती है। अब देखते हैं एक्सला-शापेल संधि। ये जो भारत में, यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसी की लपटें जो है भारत में लगती हैं, और भारत में भी फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में युद्ध की स्थिति बन जाती है, और उस युद्ध को एक्सला-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। इस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त होता है। फिर क्या होता है, पांडिचेरी संधि।
पांडिचेरी की जो संधि होती है 1754 ईस्वी में होती है। ये जो है कि भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध चल रहा होता है हैदराबाद तथा कर्नाटक के संबंध में, तो पांडिचेरी में संधि होती है 1754 ईस्वी में। तो इस पांडिचेरी की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। उसके बाद में आती है तीसरी संधि, पेरिस की संधि। भारत यूरोप में जो युद्ध चल रहा होता है सप्तवर्षीय संधि, सप्तवर्षीय युद्ध, उसी युद्ध के संबंध में जो भारत ब्रिटेन और फ्रांस में जो यूरोप में युद्ध चल रहा होता है, उसी कारण से भारत में फ्रांस और यूरोप अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है। यहाँ पे जो हैदराबाद और कर्नाटक का युद्ध होता है, यहाँ पे यूरोप से इसका कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पे पेरिस की जो संधि होती है, सप्तवर्षीय जो युद्ध होता है, यहाँ पे भारत से मतलब नहीं होता है। और सप्तवर्षीय युद्ध जो होता है फ्रांस में और अंग्रेज में, ब्रिटेन यूरोप में चल रहा होता है, उसी के परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य युद्ध की स्थिति बन जाती है, युद्ध होता है। तो उसको जो है पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। जो पेरिस में संधि होती है 1763 ईस्वी में, पता है आपको, फ्रांस का शहर है एक, पेरिस राजधानी है फ्रांस की, वहाँ पे 1763 में की संधि होती है। उसके द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। फिर आते हैं परिणाम पे, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर होते हैं, और उसके बाद में ला ब्रूडोने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि डुप्ले जो है, डुप्ले के द्वारा ला ब्रूडोने को बुलाया जाता है कि इस युद्ध की जो स्थितियाँ बनी हुई थी उनको सरल करने के लिए, समाप्त करने के लिए, तो डुप्ले जो है ला ब्रूडोने को बुलाते हैं। और उसी संबंध में युद्ध होता है सेंट थाम का युद्ध, जिसको बोले जाते हैं। सेंट थाम का युद्ध जो होता है, ये जो ला ब्रूडोने आते हैं, और इस युद्ध के दौरान क्या होता है, जो मद्रास होता है उस पर फ्रांसीसी कब्जा कर लेते हैं। जो पहले अंग्रेजों के कब्जे में होता है और उसी मद्रास को फ्रांसीसी कब्जे में कर लेते हैं। और फिर बाद में संधि होती है जो एक्सला-शाफल की संधि के द्वारा, जो तब उस संधि के द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि अंग्रेजों के पास जो पहले मद्रास होता है वो फ्रांसीसियों को, जो फ्रांसीसी जीत लेते हैं। फिर इस संधि के द्वारा वही मद्रास फिर अंग्रेजों को फ्रांसीसी वापस कर देते हैं। और अमेरिका में जो यूएसए यानी जो अमेरिका का जो भाग था फ्रांसीसियों का, जो जिस पर कब्जा था, उसको ब्रिटेन ने अपने कब्जे में कर लिया था। और इस संधि के दौरान जो है अमेरिका के उस भाग को भी फ्रांसीसियों के अधिकार में दे दिया जाता है। इस तरह से युद्ध का ये समापन हो जाता है 1748 में। 1748 में ये संधि होती है। फिर उसके बाद में बात करें अंबूर का युद्ध। अंबूर जो है, अंबूर का जो युद्ध होता है उसमें एक तरफ फ्रेंच होते हैं, एक तरफ अंग्रेज होते हैं। ये जो हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य जो युद्ध चल रहा होता है उसमें अंबूर नामक स्थान पे युद्ध होता है। तो उसमें एक पक्ष का समर्थन करते हैं, नेतृत्व करते हैं फ्रांसीसी, और दूसरे का करते हैं अंग्रेज। तो इस संघर्ष में जो होता है अंबूर का युद्ध, बस यही घटना थी। पांडिचेरी की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है और इसमें एक पक्ष का समर्थन करते हैं फ्रेंच और दूसरे का अंग्रेज। फिर वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो होता है, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है। और 1760 ईस्वी में इस युद्ध के दौरान यह साबित हो जाता है कि निर्णायक रूप से जो इस युद्ध में, वांडीवास का युद्ध 1760 में, इसमें निर्णायक रूप से साबित हो जाता है कि अब जो है फ्रांसीसी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और भारत में सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो वो अंग्रेज हैं। और यहाँ से 1760 में फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार जाते हैं अंग्रेजों के साथ और इनका बोरिया बिस्तरा बन जाता है, इनका पतन हो जाता है। और जो क्या नाम, जो हिस्से जो फ्रांसीसियों के होते हैं, जैसे पांडिचेरी वगैरह होता है, माहे करकल, जैसे कुछ हिस्से होते हैं, उन पर थोड़ा बहुत प्रभाव बना रहता है फ्रांसीसियों का। बाकी पूरी तरह से ये यहाँ से हार जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है कि आयरकूट, ये जो है अंग्रेजी सेना का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे होते हैं आयरकूट, और काउंट लाली ये फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं। फ्रांस की तरफ से काउंट लाली संघर्ष करते हैं और अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट। इस युद्ध के दौरान फ्रांस का प्रभाव बिल्कुल देश से समाप्त हो जाता है और उसके बाद में जो है सिर्फ प्रशासन अगर आगे बढ़ता है तो अंग्रेजों के नेतृत्व में भारत के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में हो जाते हैं।
फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन उनके हाथों में हो जाता है। तो आगे जो है अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अंग्रेज ही भारत में सर्वाइव कर पाते हैं और यहाँ पर जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहला कब होता है 1746 से 1748, दूसरा 1749 से 1754, तीसरा 1756 से 1763। इसके कारण क्या रहते हैं? पहला युद्ध जो होता है उसमें ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध, दूसरा हैदराबाद था कर्नाटक का उत्तराधिकार संबंधी युद्ध, फिर तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में लड़ा जा रहा था वो कारण रहता है तृतीय कर्नाटक युद्ध में। फिर किस संधि के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है? एक्सला-शापिल संधि, जिसको जो 1748 में होती है। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है वो पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है, जो कि 1754 में होती है। फिर 1763 में संधि होती है पेरिस की संधि, जिसमें तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। इसमें पढ़ा हमने डुप्ले ने लाब्रूडोने के नेतृत्व में एक युद्ध होता है 1746 में, और उसका जो है परिणाम ये निकलता है मद्रास जो अंग्रेजों के क्षेत्र अधिकार में होता है वो फ्रांसीसी अपने कब्जे में कर लेते हैं, और फ्रांसीसियों के कब्जे में जो अमेरिका में जो क्षेत्र होता है उस पर ब्रिटेन लोग कब्जे कर लेते हैं। बाद में यही उल्टा हो जाता है, जो फ्रांसीसी मद्रास को जीत लेते हैं वो पुनः अंग्रेजों को दे देते हैं, और ब्रिटेन जो अमेरिका के क्षेत्र को जीत लेते हैं वो पुनः फ्रांसीसियों को दे देते हैं। फिर उसके बाद अंबूर का युद्ध होता है, जिसमें एक पक्ष का समर्थन या नेतृत्व करते हैं फ्रेंच सेना और दूसरे का अंग्रेज। जैसा पता है कि हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य युद्ध हो रहा था, तो दोनों ये ताकतें एक एक पक्ष का साथ देती हैं। फिर परिणाम क्या होता है? वांडीवास का युद्ध, अंतिम युद्ध जो होता है उसमें जो संधि होती है उसमें अंतिम युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध, 1760 ईस्वी में होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। उसमें बुरी तरीके से फ्रांसीसी हार जाते हैं और उनका पतन हो जाता है, भारत से उनका बोरिया बिस्तर बन जाता है, और 1760 में युद्ध होता है। फ्रेंच सेना का नेतृत्व करते हैं काउंट लाली और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं आयरकूट। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।